प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। वो कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका आर्थिक नीति के अंदर जो है यूज़ किया जाता है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। कह रहा है आर्थिक नीति जो है वो बहुआयामी नीति है, क्योंकि आर्थिक नीति के अनुरूप ही देश की अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की नीतियां जो हैं वो तैयार की जाती हैं। मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि कह रहा है आर्थिक नीति को देखते हुए डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी वो इसके अकॉर्डिंगली तैयार की जाती है। अगर विभिन्न नीतियां आर्थिक नीति के अनुरूप नहीं बनाई जाएंगी तो आर्थिक नीति के उद्देश्य को प्राप्त करने में कठिनाई आएगी। आर्थिक नीति एक व्यापक नीति है और इसमें अनेक नीतियों का समावेश होता है, ये हम कल भी पढ़ चुके हैं। इसलिए भी आर्थिक नीति को एक बहुआयामी नीति कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अनेक नीतियों का समावेश होता है, ये यहाँ पे कह रहा है। विभिन्न आर्थिक नीतियों के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है, मतलब कि सारी की सारी पॉलिसीज़ सही तरीके से चल सकें, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो फिस्कल हो, कोई भी हो, वो सारी की सारी पॉलिसी सही तरीके से चल सकें, क्योंकि जब वो पॉलिसी सही तरीके से चलेंगी तभी हम आर्थिक नीति के उद्देश्य को अचीव कर पाएंगे। तो उन पॉलिसीज़ को सही तरीके से चलाने के लिए हर पॉलिसी के अंदर सरकार के पास जो हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो आर्थिक नीति के संदर्भ में जिन उपकरणों का प्रयुक्त किया जाता है वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले ये कह रहा है राजकोषीय उपकरण। फिस्कल इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को कहते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, राजकोषीय नीति जो है क्या होती है। हमने क्लास 12 के अंदर भी एक चैप्टर पढ़ा था जिसको हम जो है सरकारी बजट के नाम से जानते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार का जो बजट होता है वो क्या होता है। सरकार के बजट का मतलब हर साल 1 फरवरी को क्या होता है, हर साल 1 फरवरी को हर सरकार 5 साल के लिए आती है, तो हर सरकार 1 फरवरी को क्या करती है, अपना बजट प्रस्तुत करती है पार्लियामेंट में। कोई भी सरकार हो, चाहे वो फ़िलहाल अभी हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, मोदी सरकार की बात कर रहे हैं, बड़ी सरकार की। तो वो सरकार क्या करती है, अपना बजट प्रस्तुत करती है, हर साल करेगी 1 फरवरी को, हर 5 साल के लिए आती है तो 5 बारी करेगी। इस बजट के अंदर क्या होता है, इस बजट के अंदर सरकार 2 चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देती है, ये बताती है अपने एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, दोनों ही एक्सपेक्ट हो गए। यहाँ पे हम लिखते हैं अनुमानित व्यय और अनुमानित आय। इसका मतलब क्या होता है, अनुमानित का मतलब एक्सपेक्टेड। सरकार इस बजट के अंदर ये बताती है कि भाई आने वाले साल के अंदर हमारे को कहाँ कहाँ से पैसे प्राप्त होने वाले हैं और हम इस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करने जा रहे हैं। क्योंकि भाई सरकार के पास जो पैसा आएगा वो सरकार को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, भाई सरकार के पास पैसा कहाँ कहाँ आ रहा है और आप इसको कहाँ कहाँ खर्च करने जा रहे हो। तो और क्या क्या चीज़ें पे आप इंट्रोड्यूस करने वाले हो, कोई टैक्स के अंदर कोई चेंज वगैरह करने वाले हो। जैसे अभी भी जो बजट आया था 1 तारीख को, 1 फरवरी को, अगर आप रहते हैं एक्टिव, तो इसके अंदर सरकार अपने इनकम और अपने खर्चों के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देती है कि भाई हम ये करने वाले हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, जो सरकार का जो बजट होता है इसी को ही राजकोषीय नीति कहते हैं, या इसी को सरकार की आय और व्यय नीति कहते हैं, या इसी को ही सरकारी बजट के नाम से जानते हैं। 3 नाम है इसके जो मैंने आपको बताए हैं, राजकोषीय नीति, सरकारी बजट या सरकार की आय और व्यय नीति। अब ये कह रहा है, अब इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हुए, इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट हुए ये दोनों, आय और व्यय, ये दोनों सरकार के पास हैं मेन इंस्ट्रूमेंट। तो आर्थिक नीति के राजकोषीय उपकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा वित्त एकत्रित करने एवं उसको व्यय करने से संबंधित क्रियाओं का क्या करती है, सरकार अपने बजट के अंदर ये करती है कि भाई कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और इस पैसे को जो है मुझे कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। तो वो क्या करती है, प्रॉपर जो है इस चीज़ की स्टडी कर लेती है। आर्थिक विकास सामाजिक कल्याण में वृद्धि हेतु सरकार को नवीन सुविधाओं के विकास या विस्तार के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति निम्न साधनों से की जाती है। अभी आपको ये बता रहा है
भाई कोई भी सरकार अगर आती है तो वो क्या करती है, समाज के कल्याण के लिए आती है, ठीक है, आर्थिक विकास करने आती है देश का। तो मैंने बोला कि जो सरकार, अब बड़ा ध्यान से सुनेंगे अब ज़रा, बहुत ही ज़्यादा, मैंने बोला जो सरकार का जो बजट होता है, इसी को ही राजकोषीय नीति कहते हैं या इसी को ही आय और व्यय नीति कहते हैं। ये दो चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता है, एक तो सरकार का अनुमानित आय और एक सरकार का अनुमानित व्यय, इन दो के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये क्लास 12 का भी हमारे पास एक चैप्टर था, सरकारी बजट, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं जरा ध्यान से सुनेंगे। आय का मतलब होता है सरकार को जिन जिन सोर्सेज से पैसे मिलते हैं, जहाँ जहाँ से सरकार के पास पैसा आता है, वो सरकार का बजट प्राप्तियाँ कहलाती हैं या सरकार की इनकम कहलाती है। अब सरकार के पास पैसे जहाँ जहाँ से भी आते हैं उसको हम दो जगह क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं राजस्व प्राप्तियाँ, और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ, ठीक है। इसी तरीके से व्यय भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं राजस्व व्यय और एक होते हैं पूंजीगत व्यय। तो कह रहा है, ये सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई सरकार के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। भाई सरकार पैसे खर्च तो तब करेगी ना, सरकार पैसे खर्च तो तब करेगी ना जब सरकार के पास पैसे आएंगे। तो सरकार के पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं, मेन सोर्स क्या है सरकार का, तो मेन सोर्स सबसे पहला जो है वो है टैक्स। जितने भी तरीके के टैक्स होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, कह रहा है कर राजस्व आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। कर का उद्देश्य आय प्राप्त करना एवं वितरण व्यवस्था को न्यायोचित बनाना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सरकार टैक्स क्या है, कह रहा है भाई टैक्स जो है ना वो सरकार की इनकम का सबसे पहली बात तो एक मेन सोर्स होता है, ठीक है। और सरकार टैक्स क्यों लगाती है, हमें टैक्स क्यों देना पड़ता है, यहाँ पे एक वर्ड को यूज़ किया गया है जिसका नाम है न्यायोचित बनाना, जिसको कल भी मैंने आपको बताया था, इसको हम जो है साम्या भी कहते हैं, ठीक है, साम्या या न्यायोचित वितरण। सरकार अमीरों के, भारत के अंदर उस व्यक्ति को टैक्स देना पड़ता है जिसकी साल की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है, उसको टैक्स देना पड़ता है। तो क्यों दे वो टैक्स, ऐसा क्या कर दिया उनने, ऐसा इसलिए कर दिया ताकि अमीर और गरीब के बीच का अंतर जो है वो ख़त्म हो सके। एक नॉर्मल बंदे की इनकम 2.5 लाख से ऊपर नहीं होती है साल की, ये फैक्ट है भाई। अगर आप जो है 20,000 भी अगर कमा रहे हो, सोच लो 20,000 भी अगर आप कमा रहे हो तो भी आपकी 2.5 लाख नहीं होगी साल की इनकम, 20,000 रुपये। और आज के टाइम में 20,000 की जॉब, शेर के मुंह में हाथ देना है, 20,000 की जॉब भी नहीं मिलती है। तो अगर आप मतलब आप 2.5 लाख से ऊपर अगर कमा रहे हो तो भाई आपकी इनकम जो है 25 से 30,000 रुपये है, और ये बहुत होती है। तो आप टैक्स की कैटेगरी में आते हो। तो अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करने के लिए सरकार अमीरों की इनकम पे टैक्स और गरीबों को जो है आर्थिक सहायता देती है, सब्सिडी, ताकि समाज में आय का असमान वितरण जो है वो सही हो सके। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भाई एक डॉक्टर 1 घंटे में एक ऑपरेशन करके 1 लाख रुपए कमा रहा है, वहीं दूसरा व्यक्ति साल के नहीं कमा पा रहा। तो भारत में इनकम इनक्वालिटीज़ है, उसको ठीक करने के लिए सरकार टैक्स लगाती है, और ये सबसे बड़ा मेन सोर्स है। दूसरा जो है वो है सार्वजनिक ऋण। सरकार के पास और कहाँ से पैसे आते हैं, सरकार जो है क्या करती है, सरकार जो है लोन ले लेती है। लोन वो कहीं से भी ले सकती है। लोन के सरकार के पास 2 सोर्स होते हैं, या तो वो आरबीआई से लोन ले सकती है या वो दूसरे देशों से लोन ले सकती है, ठीक है। अगर वो दूसरे देशों से लोन लेती है, दूसरे देशों की सरकारों से, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अगर वो आरबीआई से लोन लेती है तो उसको कहते हैं हिनितार्थ प्रबंधन, ये कहते हैं। अगर आपको ये वर्ड याद नहीं हो रहा तो आप इसको जो है घाटे की वित्त व्यवस्था भी लिख सकते हो, अगर आप हिनितार्थ प्रबंध नहीं लिखना चाहते, क्योंकि ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा अजीब है। घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने बोला अगर सरकार आरबीआई से लोन लेती है, लोन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, लोन लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ जाती है, मैंने बोला भाई सरकार का जो बजट है ना, सरकार का जो बजट है वो सरकार के आय और सरकार के व्यय के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब मान लो सरकार ने अपने बजट के अंदर खर्चे लिख रखे हैं 2 लाख के, और इनकम सरकार के पास 1 लाख की आएगी, तो 1 लाख की इनकम में 2 लाख का खर्चा कैसे हो जाएगा भाई, 1 लाख रुपए की तो कमी पड़ रही है ना।
व्यय बता रही है सरकार कि हम 2 लाख का करेंगे और इनकम अपनी एक्सपेक्टेड बता रही है कि 1 लाख रुपए आएगी। तो बाकी का 1 लाख कहाँ से आएगा? बाकी का 1 लाख लोन से आएगा। ठीक है, तो अगर वो लोन आरबीआई से लेती है और आरबीआई के पास अगर पैसे नहीं हुए 1 लाख, तो आरबीआई को क्या करना पड़ता है? सरकार के लिए नोट को प्रिंट करना पड़ता है। नए नोटों को छापना क्या कहलाता है? घाटे की वित्त व्यवस्था कहलाता है। जो क्यों नोट छप रहे हैं? जो सरकार को लोन की रिक्वायरमेंट है, आरबीआई जब सरकार को नए नोट छापकर लोन देती है तो उसको घाटे की वित्त व्यवस्था कहते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, नोट छापने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। रोज़ नोट क्यों नहीं छपते हैं? नोट छापने से दिक्कत क्या है? सरकार रोज़ नोट छापे और प्रॉब्लम को दूर कर दे। अगर रोज़ नोट छपते हैं तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इससे अर्थव्यवस्था के अंदर के मनी की जो सप्लाई होती है, भाई पहले से मनी जितनी ऑलरेडी सर्कुलेट है वो तो है ही। अगर और मनी छाप के लोगों को पैसे सर्कुलेट कर दिए जाएंगे तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, जिससे महंगाई होती है बहुत ही ज़्यादा। तो ये बहुत ही गलत वो है, इसलिए सरकार रोज़ नोट नहीं छाप सकती है। तो सरकार के पास ये 3 मेन सोर्स होते हैं पैसे आने के, और यहाँ से पैसे आती है और फिर सरकार इसको खर्च करती है। कहाँ पे खर्च करती है? जिससे देश का ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक विकास हो और सामाजिक कल्याण हो। तो ये सबसे पहले इसने आपको बताया। मैंने पहले आपको ये बताया राजकोषीय नीति क्या होती है और राजकोषीय नीति के क्या क्या उपकरण होते हैं। अब सरकार इसका यूज़ किस तरीके से करती है ये भी आप समझ लीजिए। सरकार इसका यूज़ इस तरीके से करती है, 2 तरीके की सिचुएशन होती है। पहला जो होता है इसको कहते हैं न्यून मांग, और दूसरा जो होता है वो होता है अधिमांग। ठीक है, न्यून मांग का मतलब है मांग कम है। मांग कम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या बोला मैंने? इसका मतलब है मांग जो है कम है। जैसे कि 2020 में हुआ जब कोविड आया। ठीक है, जब कोविड आया तो न्यून मांग की सिचुएशन थी अर्थव्यवस्था के अंदर। 2020-2021 में न्यून मांग की ही सिचुएशन थी। तो मांग क्यों कम है? भाई आप खुद सोचो, मैं कह रहा हूँ भाई मांग जो है वो कम है। मांग क्यों कम थी? कोविड के टाइम पे लोग गुड्स एंड सर्विसेज क्यों नहीं खरीद रहे थे? जब लॉकडाउन लगा तो क्या उस टाइम पे लोग ये खरीद रहे थे? एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, स्कूटी, फ़ोन। उस टाइम तो लोगों के पास संकट की स्थिति, लोगों को खाने के लिए मिल जाए वही बहुत है। तो बस रोटी कपड़ा मिल जाए बस ठीक है उतना। तो मांग क्यों कम थी? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे। और पैसे क्यों नहीं थे? क्योंकि लोगों के पास काम धंधा नहीं था, रोज़गार नहीं था। लोगों को रोज़गार से हटा दिया। और लोगों को रोज़गार से क्यों हटा दिया? कंपनियों से लोगों को रोज़गार से क्यों हटा दिया? क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड नहीं थी। तो ये एक ट्रैप होता है जो कि चलता रहता है। भाई मांग क्यों कम है? क्योंकि इनकम नहीं है। इनकम क्यों कम है? क्योंकि काम नहीं है। और काम क्यों नहीं है? क्योंकि लोग जो जहाँ पे काम कर रहे हैं वो जो गुड्स बना रहे हैं उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। तो ये जो ट्रैप होता है ये बहुत, इसको कहते हैं निम्न स्तरीय संतुलन जाल। तो ऐसी सिचुएशन में अब सरकार को क्या करना चाहिए? हमें न्यून मांग की सिचुएशन में मांग को बढ़ाना पड़ता है। तो सरकार अपने बजट के अंदर कुछ ऐसा करती है जिससे कि डिमांड बढ़े। तो जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है तो सरकार क्या करती है? व्यय ज़्यादा करती है और व्यय ज़्यादा कर देती है, इनकम अपनी कम कर देती है। व्यय ज़्यादा करने का मतलब है जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल बनाना, रोड, ब्रिज, सड़कें बनवाना। तो आप क्या होगे भाई, इससे क्या होगा? ये स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें, पुल वगैरह बनने से मांग का क्या लेना देना है? भाई जब ये सब चीज़ें बनेंगी तो लेबर हायर होगी, लोगों को काम मिलेगा, उनके पास पैसे आएंगे, और जब पैसे आएंगे तो डिमांड करेंगे वो। भाई काम नहीं है ना उनके पास, इसलिए नहीं है, तो काम देगी सरकार। उनको ज़्यादा व्यय करके स्कूलों का निर्माण, हॉस्पिटल का, सड़क, पुल बांध आएगा, लेबर हायर होगी, उनको काम धंधा मिलेगा, पैसे आएंगे। लेकिन जब अधिमांग की सिचुएशन होती है, इसमें मांग ज़्यादा होती है, ऐसी सिचुएशन में सरकार को इसमें उल्टा है पूरा। मांग ज़्यादा क्यों है? मांग ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं। और लोगों के पास पैसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सबको रोज़गार मिला हुआ है, रोज़गार ज़्यादा है, इसलिए मांग ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में मांग को कम करना है। तो ऐसी सिचुएशन में सरकार क्या करती है? व्यय कम कर देती है और इनकम अपनी ज़्यादा कर देती है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा देती है लोगों की इनकम पे, क्योंकि लोगों के पास पैसे कम करने हैं ताकि वो क्या कर सके?
डिमांड जो है वो कम कर सके। तो इस तरीके से राजकोषीय नीति का उपयोग किया जाता है न्यून मांग और अधिमांग में, और ये इसके जो हैं मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब आती है इसी तरीके से जैसे राजकोषीय नीति होती है, इसी तरीके से एक और नीति होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जो है मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। और मौद्रिक नीति के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसको हम जो है मौद्रिक उपकरण कहते हैं। जो राजकोषीय नीति होती है उसका जो प्रॉपर कंट्रोल होता है वो सरकार के पास होता है राजकोषीय नीति का, ये आपको ध्यान रखना है। अब आती है बात मौद्रिक नीति की। मौद्रिक उपकरण को समझने से पहले आपको मौद्रिक नीति समझिए, मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति जो होती है वो इसका जो कंट्रोल होता है, मौद्रिक नीति पे जो कंट्रोल होता है वो होता है आरबीआई का, सरकार का नहीं होता। आरबीआई कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, इसके पास इसका कंट्रोल होता है। जब अर्थव्यवस्था के अंदर न्यून मांग और अधिमांग की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको दूर कौन करते हैं? सरकार और आरबीआई। सरकार कैसे करती है वो मैंने आपको बता दिया। अब आती है बात आरबीआई की। आरबीआई कैसे करती है? आरबीआई के पास भी अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि लाइक आप इसके अंदर ये लिख सकते हो, एक हमने क्लास 12 के अंदर हम पढ़ते हैं, एक होता है CRR, एक होता है SLR, एक होता है रेपो रेट, ठीक है, एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सब जो है मौद्रिक नीति के उपकरण है। अब ये सब चीज़ें क्या होती है इसको समझिए, या इसने जो लिख रखे हैं ये भी हम पढ़ लेते हैं। पहले ये वाले समझ लीजिए। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो, मतलब कि हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास अपनी टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम % आरबीआई के पास जमा कराना होता है, कंपलसरी है। तो इससे क्या होगा? इससे तो कमर्शियल बैंकों के पास पैसे कम हो जाएंगे। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? जनता को लोन देते हैं। तो जब न्यून मांग की सिचुएशन होती है, मतलब कि मांग कम है और मांग को अगर हमें बढ़ाना है, तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है? CRR को कम कर देता है कि भाई तू मुझे कम पैसे कम दे, लोगों को लोन ज़्यादा दे दे। मैंने बोला CRR क्या है? सभी कमर्शियल बैंकों को उनके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं उसका एक मिनिमम % आरबीआई को देना पड़ेगा, कंपलसरी है, चाहे वो कोई भी बैंक हो। तो अगर वो आरबीआई को दे देगा कुछ पैसे तो उसके पास तो कम पड़ जाएंगे कमर्शियल बैंक के पास। तो अगर आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास ज़्यादा लोन जाए तो वो CRR को कम कर देता है, अगर चाहता है ज़्यादा लोन जाए तो कम कर देता है, अगर चाहता है कम लोन जाए तो बढ़ा देता है। सेम ऐसे ही SLR के साथ करता है। SLR क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये तो आरबीआई को देने होते हैं। और SLR क्या होता है? जो अपने पास रखने हैं। देखो जो कमर्शियल बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? आरबीआई को छोड़कर जितने भी बैंक हैं वो सब कमर्शियल बैंक होते हैं, जितने भी हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, कोई भी बैंक हो, सब कमर्शियल बैंक है आरबीआई को छोड़कर। तो ये क्या करते हैं? हम अपने अकाउंट इधर खुलवाते हैं, तो ये क्या करते हैं? हमारे पैसे जमा करते हैं और हमारे पैसे जमा करने के बाद उसको एज अ लोन में चढ़ा देते हैं, ऋण देते हैं लोगों को और उस पर ब्याज कमाते हैं। तो इनका अगर बस चले तो ये हमारे सारे के सारे पैसे लोन में दे दें, क्योंकि तभी तो उनकी इनकम होगी, ब्याज कमाएंगे, ये इनकी इनकम का मेन सोर्स है। लेकिन आरबीआई ऐसा होने नहीं देता कि भाई तू सारा पैसा नहीं चढ़ा सकता लोन में, लोग मांगने आएंगे तो फिर क्या देगा तू। तो SLR क्या होता है? SLR वो मिनिमम रेशियो है जो सभी बैंकों को अपने पास रखना है, मैंडेटरी, लोन में नहीं देना। तो ये भी, अब मान लीजिए किसी बैंक के पास 1 लाख रुपए की जमा राशि है और SLR 10% है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपये। तो सभी, जैसे मान लो ये SBI है, ठीक है, तो SBI को अपने पास 10,000 रुपये रखने पड़ेंगे, ये पैसे वो लोन में नहीं दे सकता। मान लो CRR भी 10% है, एक एग्जांपल, तो 10,000 आरबीआई को देने पड़ेंगे, 10,000 अपने पास रखने पड़ेंगे और बाकी का जो बचा 80,000 ये दे सकता है वो लोन के अंदर। तो इस तरीके से आरबीआई क्या करता है? कंट्रोल में करके रखता है कमर्शियल बैंकों को, न्यून मांग में कम कर देता है, अधिमांग में ज़्यादा कर देता है। इसी तरीके से है रेपो रेट। आप ये वाले इंस्ट्रूमेंट लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। रेपो रेट समझिए अब क्या होता है। एक है वर्ड रेपो रेट
और एक है वर्ड ब्याज की दर। ठीक है, यहाँ पे जो लिखी हुई है देखो, रेपो रेट का मतलब क्या होता है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आरबीआई से लोन लेते हैं। आरबीआई पापा है, ठीक है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। तो जिस रेट पे लोन लेते हैं उसको रेपो रेट कहते हैं। जिस रेट पे भी लोन लिया गया, मान लो 1 लाख का लोन लिया 5% के ब्याज पे, तो 5% क्या कहलाएगा, रेपो रेट, जिस रेट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों को लोन दिया है। और ब्याज की दर क्या होती है, ब्याज की दर का मतलब, ब्याज की दर का मतलब जिस रेट पे कमर्शियल बैंक ने पब्लिक को लोन दिया है, जनता को लोन दिया है, वो ब्याज की दर कहलाती है। हम लोगों को लोन जो दिया है, तो अगर मान लो 1 लाख पे 3% का ब्याज पे लोन ले लिया, कोई भी टाइप का लोन हो, तो ये 3% क्या कहलाएगी, ब्याज की दर। हम बैंकों से लोन लेते हैं ना ज़रूरत पड़ने पे। तो रेपो रेट क्या होती है और ब्याज दर क्या होती है, दोनों में पहले डिफरेंट समझिए। अब अगर आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा दे कि भाई मैं पहले 5% का ब्याज लेता था, अब भाई मैं 8% का ब्याज लूँगा, तो कमर्शियल बैंकों को लोन महंगा पड़ेगा। पहले 5,000 रुपये का ब्याज देना पड़ता था, अब 8,000 रुपये का ब्याज देना पड़ रहा है, तो उसको पीछे से पैसे महंगे मिल रहे हैं। तो भाई जब उसको महंगे मिलते हैं तो वो क्या करता है, वो हमारे को भी महंगा देता है। हमें पहले 3% का मिल रहा था तो 5%, जब पीछे से ही माल महंगा आ रहा है तो आगे जाके महंगा बिकेगा, सिंपल सी बात है। तो जब उसको महंगा मिल रहा है, जब उसको महंगा मिल रहा है तो हमें भी लोन महंगा मिलता है। जब उसको सस्ता मिलता है, अगर 3% कर दे तो वो हमें भी सस्ता देगा 1%। तो सब हमारे को लोन किस रेट पे मिलेगा ये डिपेंड करता है कमर्शियल बैंक को किस रेट पे मिल रहा है, रेपो रेट क्या चल रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आरबीआई चाहता है, न्यून मांग में क्या करता है आरबीआई, न्यून मांग में रेपो रेट को घटा देता है, सस्ते लोन देता है। क्योंकि जब कमर्शियल बैंकों के पास सस्ते लोन जाएंगे तो हम लोगों को भी सस्ते लोन मिलेंगे, और जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम वस्तु खरीदेंगे, डिमांड बढ़ जाएगी। और अधि मांग में क्या करता है, अधि मांग में रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि लोगों के पास लोन ना जाए, लोग कम लोन लें और पैसे ना आए और लोग डिमांड कम करें। न्यून मांग में मोटिव होता है मांग को घटाना, और अधि मांग में मोटिव होता है मांग को बढ़ाना। तो अगर आप CRR, SLR, रेपो रेट ये इंस्ट्रूमेंट लिखना चाहते हैं इसके अंदर, ये भी इंस्ट्रूमेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज़ ये वाले लिखना चाहते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्थिक नीति के संचालन सफलता के लिए जिन प्रमुख मौद्रिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं देखिए, सबसे पहला है साख का नियंत्रण। साख के नियंत्रण के अंतर इसका आशय साख की मात्रा की देश की आवश्यकता के अनुरूप समायोजित करना। इसके लिए जो मैंने इंस्ट्रूमेंट बताए हैं आपको, CRR है, SLR है, रेपो रेट है, ये सब आप इसके अंदर जो है लिख सकते हो। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे आरबीआई क्या करता है, देश के अंदर लोन ज़्यादा जाना चाहिए या लोन कम जाना चाहिए, इन इंस्ट्रूमेंट की मदद से। साख का मतलब होता है लोन, साख ऋण लोन एक ही चीज़ होती है, तो उन इंस्ट्रूमेंट की मदद से वो कंट्रोल में कर लेता है। दूसरा है ब्याज की दर। विकासशील देशों में मौद्रिक नीति की सफलता के लिए बैंक विभिन्न प्रकार के निक्षेपों और ऋण के लिए भिन्न भिन्न ब्याज की दरों को निर्धारित करती है, जिसका उद्देश्य जमाओ और ऋणों को प्रोत्साहित करना होता है। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे जब हम अपने पैसे, अकाउंट कितने तरीके के होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है RD अकाउंट, एक होता है जॉइंट अकाउंट। कई तरीके के अकाउंट होते हैं, लेकिन हम जो खुलवाते हैं, हम कौन सा खुलवाते हैं, ये वाला सेविंग अकाउंट होते हैं हमारे। सेविंग अकाउंट में ब्याज बहुत कम मिलता है, मान लो 2%। करंट अकाउंट में नहीं मिलता, 0%। FD में बहुत ही ज़्यादा मिलता है, 8% कम से कम। RD में भी सेम ऐसे ही है, और जॉइंट में भी ऐसे ही है, 2%। अब ये क्या, अब आप खुद सोचो, अगर आप हो तो आपके पास पैसा है, मेरे पास 5 लाख रुपए है, तो मैं पैसे को कहाँ लगाना चाहूँगा भाई, मैं तो इसको प्रेफर करूँगा ना, इसको। FD जैसे आपने सुना होगा, मैंने FD करा रखी है। तो FD क्या होती है,
हम पैसा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसमें पैसा मेच्योरिटी डेट के बाद ही मिलेगा विद इंटरेस्ट। इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम पैसे निकाल नहीं सकते, मेच्योरिटी डेट के बाद ही निकलेंगे पैसे। दोनों में डिफरेंस क्या है, आरडी के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बोला मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मैं 5 साल के लिए, जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 5 साल के लिए 8% की उससे एफडी कराना चाहता हूँ तो मेरे को 5 लाख एक साथ देने पड़ेंगे। जबकि आरडी के अंदर क्या है, सेम फैसिलिटी है जो एफडी के अंदर है, लेकिन जिस बंदे के पास इकट्ठा पैसा नहीं है 5 लाख रुपए, वो क्या कर सकता है, आरडी अकाउंट खुलवा सकता है। इसका मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट, किस्तों में पैसे दे सकता है, 50-50 हज़ार करके दे दे, ऐसे भी कर सकता है। तो आरडी और एफडी दोनों सेम ही सिनेरियो हैं, सेम फैसिलिटी मिलेगी, बस आरडी में किस्तों में पैसा जाता है, एफडी में एक ही साथ जाता है। तो भाई जब जितनी ज़्यादा ब्याज की दर होगी उतने लोग ज़्यादा अपना पैसा बैंकों में जमा कराएंगे, उससे ज़्यादा वो पैसा आगे जो है लोन में जाएगा और आर्थिक विकास होता है। विनिमय दर, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना है। विनिमय दर कई तरीके की होती है, क्लास 12th में भी आपने पढ़ा होगा। स्थिर विनिमय दर, लचीली विनिमय दर, प्रबंधित तरलशीलता। जैसे कि $1 हम कहते हैं 75 रुपये का है, तो ये कौन तय करता है, या और रोज़ बदलता रहता है, कभी 75.25 का हो गया, कभी 20 का हो गया, कभी 15 का हो गया, रोज़ बदलता है, रोज़ फ्लक्चुएट होता है। क्योंकि भारत के अंदर कौन सी व्यवस्था चलती है, भारत के अंदर चलती है प्रबंधित तरलशीलता, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली काम होता है। विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा, कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा $1 आज 70 का है और $1 आज जो है गिरते सीधा जो है 15 रुपये का हो गया, ऐसा नहीं होगा। या $1 आज 70 का है, $1 सुबह उठे 100 रुपये का हो गया, ऐसा नहीं होता। इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसके अंदर नहीं होती, पॉइंट की फ्लक्चुएशन होती है इसके अंदर। जैसे कि अगर आज 70.25 का है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 70.30 का हो जाएगा या 20 का हो जाएगा, इतना, क्योंकि आरबीआई बीच में इंटरफेयर करता है इसको स्टेबल करने के लिए। बैंकिंग विकास की अगर हम बात करें, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखना है। ऊपर क्या लिखा था, विनिमय दर में स्थिरता बनाए, बेटा कुछ कुछ इसमें गलत भी लिखे हुए हैं। और बचतों को प्रोत्साहित करना, बैंकिंग विकास की उपयुक्त नीति अपनाकर समाज की अतिरिक्त आय को बचत के रूप में बैंकों में जमा कर आर्थिक नीति के निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप धन की प्राप्ति की जाती है। लोग कैसे करके अपना पैसा, भाई हमारी जो आय होती है, या तो हम उसका जो है उपभोग करते हैं या उसकी बचत करते हैं, या तो यूज़ कर लेते हैं या बचत करते हैं। तो लोग उपभोग कम करें, बचत ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसके लिए सरकार क्या करती है, लोगों को ये कह सकते हो लालच देती है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज की दरें देती है कि भाई आप अपना पैसा बचत में रखो, बैंकों में जमा कराओ। क्योंकि जब हम बचत करते हैं तो वो पैसा आगे निवेश होता है, और फिर जब वो आगे पैसा निवेश होता है तो आर्थिक विकास होता है। तो जब सब चीज़ें बचत के ऊपर डिपेंड करती है, बचत क्या है, तो सरकार मौद्रिक नीति के माध्यम से बचतों को प्रोत्साहित करती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बचत कर सकें। मौद्रिक और राजकोषीय नीति बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आती है व्यापारिक नीति या व्यापारिक उपकरण। व्यापार का मतलब जब दो देशों के बीच में आयात निर्यात होता है, उसकी नीति को कहते हैं व्यापारिक नीति। आर्थिक नीति में व्यापारिक उपकरणों की भूमिका को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। पहले व्यापारिक नीति मैंने आपको बताया है। व्यापारिक नीति का मतलब जब दो देशों के बीच में आयात निर्यात होता है तो देश ने अपनी आयात निर्यात की क्या पॉलिसी बना रखी है। जैसे कि दो तरीके की पॉलिसी होती है, हम इसको दो टाइम इंटरवल में पढ़ सकते हैं, एक 1991 से पहले, एक 1991 के बाद। तो दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक होती है आयात प्रतिस्थापन और एक होती है निर्यात प्रोत्साहन। इसका क्या मतलब होता है? आयात प्रतिस्थापन का मतलब है हम 1950 से लेके 1990 तक हम आयात प्रतिस्थापन को अपनाते थे। मतलब कि दूसरे देशों से आयात नहीं करना, हम जो वस्तु दूसरे देशों से लेते हैं उन्हें दूसरे देशों से ना लेकर खुद अपने देश में बनाना आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। और निर्यात, इससे क्या होता है? आयात प्रतिस्थापन से इससे जो है विदेशी मुद्रा की बचत होती है,
और निर्यात प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करना, दूसरे देशों को ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बेचना। इससे क्या होता है? इससे विदेशी मुद्रा आती है। तो 1950 से लेके 1990 तक हमने इस पॉलिसी को अपनाया था। हम दूसरे देशों से आयात नहीं करते थे। फिर हमारे को 1990 तक हानि हो गई, फिर हमने इसको ख़त्म कर दिया, फिर हमने दूसरी पॉलिसी को अपनाया। तो यहीं पे ये बता रहा है कि भाई इसके अंदर कौन कौन से उपकरण होते हैं। सबसे पहला होता है मुक्त प्रतिबंधित व्यापार। वर्तमान में नियंत्रित व्यापार को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। सुव्यवस्थित आर्थिक विकास हेतु प्रबंधित व्यापार का विशेष महत्व है। प्रतिबंधित व्यापार, ये कह रहा है इसके अंदर कि भाई मैंने जैसे कि पहले बताया कि पहले क्या था, पहले तो कई तरीके के रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से हमने 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया है और हम WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने हैं, तब से हम जो दो देशों के बीच में जो आयात निर्यात हो गया है वो काफ़ी ज़्यादा जो है फ्री हो चुका है। कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बैरियर नहीं है। जो देश चाहता है उसकी प्राथमिकताओं के अनुसार जो है नीतियां बनाई जाती हैं, जो देश के फेवर में हो, और किस वस्तु का आयात करना चाहिए, जिसकी हमें ज़रूरत है, जिसकी नहीं है, वस्तु की प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक नीति जो है वो बनाई जाती हैं। ये है व्यापार नीति। अब है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब क्या है? वैसे ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। इसने 3 नीतियों के बारे में बताया, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और व्यापारिक नीति। नियंत्रण के अंतर क्या है? आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक नियंत्रणों का विशेष महत्व होता है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर ये आपको ये समझाना चाह रहा है कि भाई मैंने बोला कि भाई ये जो सारी की सारी पॉलिसीज़ हैं, इससे सरकार न्यून मांग और अधिमांग की सिचुएशंस को ठीक करती है, कंट्रोल करके रखती है कि भाई ज़्यादा लोन जाए, कम लोन जाए, लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो, कम पैसा हो, लोग ज़्यादा बचत करें, कम बचत करें। इन पॉलिसीज़ के माध्यम से सब कुछ कंट्रोल में रहता है। यही तो उपकरण है, यही तो इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर हम कंट्रोल करते हैं, मतलब अगर सरकार कंट्रोल करती है, तो उस कंट्रोल की इम्पोर्टेंस क्या है, उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कंट्रोल करने से। तो सबसे पहले कह रहा है निवेश पे नियंत्रण होगा। तीव्र औद्योगिकरण तथा पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए पूंजी निवेश नियंत्रण का विशेष महत्व होता है। सब कुछ RBI के हाथों में, सरकार के हाथों में सब कुछ रहता है। तो जैसा वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर वो चाहते हैं ज़्यादा निवेश हो, लोग ज़्यादा बचत करें, तो लोगों के पास ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। तो वो चाहते हैं कम हो, तो भाई कम तो कोई भी नहीं चाहेगा कि देश के अंदर कम निवेश हो। मूल्य नियंत्रण रहता है, प्राइस में स्टेबिलिटी रहती है, इन्फ्लेशन जो है नहीं होती है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था और लाइसेंस व्यवस्था, इसको मैं कल भी आपको बता चुका हूँ। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको कहते हैं, जिसमें सरकार MSP पे जो फसल खरीदती है बफर स्टॉक में रख देती है और फिर उसको राशन की दुकानों के माध्यम से लोगों को पहुँचाती है। और लाइसेंस व्यवस्था, जिसमें क्या होता है, इस व्यवस्था द्वारा वस्तु लागत साधन पद्धति नियंत्रण लाइसेंस नीति एक मुख्य उपकरण है जिसकी सहायता से उत्पाद। देखो ये क्या है लाइसेंस व्यवस्था। मैंने आपको बोला 1991 से पहले सरकार ने क्या करा था, हमने एक 1956 में एक हमने औद्योगिक नीति को अडॉप्ट किया था। औद्योगिक नीति को, हर नीति इसके अंदर आएगी। तो 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें सरकार ने क्या कर दिया, लाइसेंस व्यवस्था कर दी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर्स जो भी थे उनके लिए ये बोल दिया कि भाई अगर आपको अपनी इंडस्ट्री को ओपन करना है तो भाई मेरे से लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। जब मैं लाइसेंस पास करूँगी तो ही आप जो है अपनी इंडस्ट्री को ओपन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अपनी इंडस्ट्री को ओपन नहीं कर सकते। जिसकी ऑलरेडी खुली हुई हैं, अगर उन्हें और बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, अपनी और ब्रांचेस खोलनी है तो भी लाइसेंस चाहिए, नई खोलनी है तो भी लाइसेंस चाहिए। तो सरकार इन कंट्रोल के माध्यम से जैसा वो चाहती है, सरकार ये चाहती थी कि सिर्फ सार्वजनिक उद्योगों उस टाइम पे, निजी वाले उद्योग ना हो, क्योंकि निजी वाले काम करते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से और सार्वजनिक उद्योग काम करते हैं समाज के कल्याण के लिए।
तो उस टाइम पे हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी थी, समाज का कल्याण ज़्यादा ज़रूरी था ना कि लाभ कमाना, इसलिए सरकार ने ऐसा किया कि निजी वाले कम से कम ओपन हों। तो ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें ये बताना है कि आर्थिक नीति के जो उद्देश्य होते हैं और जो घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी तक हमने जितनी भी बकवास पढ़ी है उसके बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली अटेंड कर सकते हैं। घटकों के अंदर हमें वही नीतियों के बारे में बताना है, और उद्देश्य के अंदर मैंने भी बोला भाई सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके उद्देश्य क्या हैं, कह रहा है आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य देश में आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना है, कि कैसे भी करके देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्थिक विकास हो सके। आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपको इसका मतलब बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। 2 वर्ड में आपको बता रहा हूँ, 2 वर्ड में आपको बता रहा हूँ, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। तो एक होता है आर्थिक विकास और एक होता है आर्थिक समृद्धि। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि। अब कोई तो कहता है भाई दोनों सेम ही है, दिक्कत क्या आ रही है। विकास समृद्धि एक ही चीज़ होती है, विकास समृद्धि एक चीज़ नहीं होती है, इसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। देखिए, आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है कि लॉन्ग रन के अंदर दीर्घकाल में जीडीपी को बढ़ाना, बस ये इस चीज़ पे फोकस करता है, दीर्घकाल में जीडीपी को बढ़ाना। और ये क्या कहता है, ये कहता है भाई जीडीपी तो बढ़ानी है, जीडीपी तो बढ़ानी है ही, लेकिन 2 चीज़ों को ध्यान में रख के, पहला साम्य, साम्य या न्यायोचित वितरण ये भी कह सकते हो, और दूसरा संरचनात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन। अब ये क्या होता है इसको समझिए ज़रा। संरचनात्मक परिवर्तन किसको कहते हैं, मतलब कि आर्थिक विकास एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और आर्थिक समृद्धि एक नैरो कॉन्सेप्ट है। आर्थिक विकास के अंदर आर्थिक समृद्धि सम्मिलित होती है, ठीक है, क्योंकि भाई ये कह रहा है ये भी जीडीपी को बढ़ाना है, ये भी कह रहा है ये भी जीडीपी को बढ़ाना है, लेकिन ये कह रहा है जीडीपी के तो बढ़ाना ही है, लेकिन ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। न्याय उचित वितरण में आपको बता चुका हूँ, आय की असमानता को दूर करना, और संरचनात्मक परिवर्तन का ये मतलब होता है कि जो जीडीपी होती है वो 3 चीज़ों का सम होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस। ये तीनों सेक्टर्स ने मिलकर कितने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है उसको जीडीपी कहते हैं। तो जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की अगर हम बात करें तो उस समय कृषि क्षेत्र पे बहुत सारी जनसंख्या आधारित थी और ये दोनों कम थे, तो लार्ज पोर्शन किसका था, इसका। तो संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब होता है इसका पोर्शन थोड़ा डाउन हो और इसके पोर्शन के अंदर इंक्रीमेंट हो, सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, उसको कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। तो भाई ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, इसके उद्देश्य आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना, वो तो उसने ऊपर ही बता दिया है। न्यायोचित विकास एवं प्रक्रिया पर बल देना, मतलब सब कुछ प्लान वगैरह करके प्लानिंग प्रोसेस पे जो है फोकस करना, जो हमने कल पढ़ा था, आर्थिक नियोजन वगैरह जो है जिसको कहते हैं। समाज के कमज़ोर और पिछड़े हुए लोगों की तरफ जो है ध्यान देना, कैसे भी करके औद्योगिकरण को जो है बढ़ावा देना, औद्योगिकरण की गति को तेज करना। औद्योगिकरण का मतलब नए नए उद्योगों का निर्माण करना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार संवर्धन की संभावनाओं का अवलोकन करते हुए। इस व्यापार संवर्धन का मतलब अभी मैंने आपको बताया, एक होता है आयात प्रतिस्थापन, एक होता है निर्यात प्रोत्साहन। प्रोत्साहन या संवर्धन एक ही चीज़ होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि निर्यात प्रोत्साहन आपके लिए बेनिफिशियल है, निर्यात से विदेशी मुद्रा आती है, तो आप देखो अगर आपको लग रहा है कि निर्यात प्रोत्साहन बेनिफिशियल है तो आप कैसे भी करके निर्यात के अंदर वृद्धि कर सको। कृषि का विकास कीजिए, नल्लों को काम दिलाइए, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त कीजिए, क्योंकि भारत के अंदर आर्थिक नियोजन का भी उद्देश्य है कि भाई पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है, पूर्ण रोजगार का मतलब ये नहीं है बेटा कि देश के अंदर अगर 130 करोड़ लोग हैं तो 130 करोड़ लोगों को काम धंधा मिले, ये पूर्ण रोजगार का मतलब नहीं होता है। पूर्ण रोजगार का मतलब होता है कि वो सभी लोग जो प्रचलित मजदूरी दर पे काम करना चाहते हैं, अगर उनको काम मिल जाए तो तब देश के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति क्रिएट हो जाती है। जैसे कि अगर अंजलि है, ठीक है, अंजलि कहती है कि भाई मैं जो है मान लीजिए ये टीचर है, ठीक है,
ये टीचर है और ये कहती है कि भाई 20,000 से नीचे तो मैं बात ही नहीं करने की, 20,000 पर मंथ मेरे को सैलरी चाहिए ही चाहिए, इससे ऊपर मिल जाए तो चलेगा, इससे नीचे तो मैं काम नहीं करूँगी, बहुत हो गया, मेरे से नहीं होती अब 12-15 हज़ार की जॉब, मेरे को 20,000 की जॉब ही चाहिए। तो अब क्या हुआ, अब ये इंटरव्यू देने जाती है। अब भैया क्या हो रहा है, कोई कंपनी इसको 12,000 बता रही है, कोई 15,000 बता रही है, कोई 16,000 बता रही है, कोई 18,000 बता रही है, इतनी सैलरी मिल रही है, लेकिन 20 नहीं दे रहा कोई। लेकिन ये अपनी जिद पे अड़ी हुई है, जॉब मिल रही है, जॉब है, सैलरी भी दे रहे हैं, लेकिन ये कह रही है मैं नहीं करूँगी, मेरे को 20 ही चाहिए। तो ये काम नहीं कर रही, घर में बैठी हुई है। तो इसको हम बेरोज़गार नहीं बोलेंगे, ये तो अपनी मर्ज़ी से बेरोज़गार है ना। ऐसे लोगों को बेरोज़गारी में शामिल नहीं किया जाता। उन लोगों को शामिल किया जाता है जो कह रहे हैं भाई पैसे, भाई मेरे को सैलरी की दिक्कत नहीं है, सैलरी तो 10 भी दे दे तू, लेकिन बस काम दे दे कैसे भी करके। ऐसे लोगों को बेरोज़गारी की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, ऐसे लोगों को शामिल नहीं किया जाता जो अपनी मर्ज़ी से बेरोज़गार है। इसके अलावा देश के अंदर जो है आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। आर्थिक स्थिरता का मतलब होता है कि जब न्यून मांग और जब अधिक मांग की सिचुएशन होती है तो उसको ना तो न्यून मांग होनी चाहिए ना अधिक मांग होनी चाहिए, दोनों सिचुएशन को ठीक करना। देश के नागरिकों का ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कल्याण करना। सामाजिक कल्याण का मतलब क्या होता है, समाज के लोगों, ऐसी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। नागरिकों को वैध कार्य करने की छूट देना। ऐसा नहीं आपने हर किसी काम के लिए लाइसेंस लगा दिया, जो ठीक है काम जिसके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है उसको लाइसेंस मुक्त कीजिए, और लोगों को वैध कार्य जो वैलिड हैं, लीगल काम है, वो करने दीजिए। और जो है आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। आधारभूत सुविधाओं का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक आती है आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक आता है सामाजिक। क्या होता है ये, आर्थिक के अंदर आता है रोड, ब्रिज, सड़कें, ऊर्जा, पावर, इंफॉर्मेशन, सूचना, ये इसके अंदर आता है। और सामाजिक के अंदर क्या आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो सरकार का ये ऑब्जेक्ट है कि भाई ये सारी चीज़ें देश के अंदर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा सकें जितनी इनकी नीड हो। अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छी रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, पावर, जब ये चीज़ें अच्छी होंगी तब हम बोलते हैं उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। और विनिमय दर में स्थिरता लाना। अगर ये स्थायित्व याद ना हो तो स्थिरता भी आप लिख सकते हो। स्थिरता का मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, उसको कंट्रोल में जो है रहना चाहिए। तो ये सब इसके जो हैं उद्देश्य हैं। घटकों की अगर हम बात करें तो घटकों के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, घटकों का मतलब होता है सारी की सारी पॉलिसीज़, जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो सब इसके अंदर आप लिख सकते हो। जैसे कि आर्थिक नियोजन लिख सकते हो, जो कल मैंने आपको पढ़ाया था। जनसंख्या की नीति लिख सकते हो, जो हमने पढ़ा था। जनसंख्या नीति जनसंख्या के रिगार्डिंग कि भाई जैसे कि भारत जो है अभी जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है, और बड़ी तेज़ी से जो है ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि आर्थिक विकास में एक टाइम पे बाधा उत्पन्न होती है, जैसे भी भारत के साथ हो रहा है। जनसंख्या बढ़े जा रही है, काम धंधा है नहीं, लोगों के पास रोज़गार ही नहीं है इतने जितने जनसंख्या बढ़ रही है। जिस रेट से जनसंख्या बढ़ रही है वो रेट बहुत ही ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू जिस रेट से काम धंधा बढ़ रहा है, रोज़गार बढ़ रहा है। रोज़गार में बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत ही कम है जनसंख्या से, जिसकी वजह से बेरोज़गारी इतनी है भारत के अंदर। तो इसको भाई कंट्रोल में करना चाहिए, और इसको कंट्रोल में करने के लिए जनसंख्या नीति 2000 आई थी एक, ठीक है। उसके अंदर कई सारे रूल, रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शन सरकार लगाती है, जिस पे सरकार जो है फोकस करती है कि भाई फैमिली प्लानिंग पे जो है फोकस कीजिए, ठीक है। देखो इस जनसंख्या का केवल बेटा एक ही वो है, शिक्षा का अभाव। भाई जब लोग एजुकेटेड होंगे तो तब उन्हें ही फैमिली प्लानिंग जो है समझ में आने की है। अनएजुकेटेड लोगों को क्या है फैमिली प्लानिंग, उनके घर के अंदर बच्चे ही जो हैं 6-6, 8-8 बच्चे पैदा करके बैठ जाते हैं। तो शिक्षा का अभाव केवल जनसंख्या के बढ़ने का कारण है। शिक्षा सही होगी तो जनसंख्या अपने आप सही हो जाएगी।
और जितनी भी नीति होती है, कृषि नीति, औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। कीमत नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति। घटकों के अंदर आपको क्या लिखना है, घटकों के अंदर इसके अंदर जितनी भी नीतियाँ आती हैं, आर्थिक नीति की सफलता उसके घटकों पर आश्रित होती है। सामान्यतः निम्न नीतियों का प्रयोग आर्थिक नीति के घटकों के रूप में किया जाता है। तो हमने जितनी भी नीति पढ़ी है ना, मौद्रिक नीति लिख सकते हो, राजकोषीय नीति लिख सकते हो, जनसंख्या नीति, कृषि नीति, औद्योगिक नीति, व्यापारिक नीति, कीमत नीति, सारी नीतियाँ इसके अंदर लिख दीजिए, तो घटक आपके जो हैं बन जाएंगे। इसके अलावा अभी हमारा अगला चैप्टर जो है ये मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इसका चैप्टर है। मौद्रिक नीति के बारे में वाइडली हम पढ़ेंगे, क्या होती है, इसका कैसे इसके अंदर यूज़ किया जाता है। फिर अगला चैप्टर राजकोषीय नीति है, उसके बारे में भी हम डीपली से पढ़ेंगे। तो इसके बारे में तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो ही जाएगी और इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है। तो यहाँ पे घटकों के अंदर आपको कोई ज़्यादा खास नहीं लिखना है, केवल सारे के सारे जितनी भी पॉलिसीज़ आपको याद हो। कृषि नीति कृषि से रिलेटेड होती है, औद्योगिक नीति उद्योगों से रिलेटेड होती है, व्यापार नीति व्यापार से रिलेटेड होती है, कीमत नीति कीमतों को कंट्रोल करने के लिए होती है, मौद्रिक और साख नीति मौद्रिक नीति होती है। प्रशुल्क वाली समझ लीजिए। प्रशुल्क का मतलब होता है जब दो देशों के बीच में आयात निर्यात होता है, तो आयात निर्यात को कंट्रोल में करने के लिए प्रशुल्क एक तरीके का टैक्स होता है। जब हम दूसरे देशों से वस्तुओं को आयात करते हैं तो आयात पे जो टैक्स लगता है उसको प्रशुल्क कहते हैं। तो टैक्स लगने से क्या होगा, टैक्स लगने से आयात महंगा हो जाता है, जिससे लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आयात करें या नहीं करें। तो अगर सरकार चाहती है कि आयात कम से कम हो तो सरकार क्या करती है, प्रशुल्क लगा देती है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग कम आयात करें। तो ये सारी की सारी नीतियाँ आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करने जाएंगे वो बात करेंगे कि भाई जो प्राइस होते हैं, जो कीमत होते हैं, उनको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इफ़ेक्ट करते हैं। और जब से हमने योजना काल का मतलब 1951 से लेके अब तक कीमतों में कैसी प्रवृत्तियां देखने के लिए मिली हैं, प्राइस कितने बढ़े हैं, कितने घटे हैं, क्या हुआ है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग बेसिकली यहाँ पे जो है बात कर रहा है।